ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आज से आपका फिर से। आज हम जो है क्लास जो हमारी ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ क्लास का जो इकोनॉमिक्स वाली जिनके पास सब्जेक्ट होता है उसके देखो कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उनमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले जो भी न्यूमेरिकल होंगे आज हम उनको कवर करेंगे। मांग की लोच से रिलेटेड है और मांग और पूर्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। और इसका अगर आप चाहते हो कि राष्ट्रीय आय वाला भी वीडियो बन जाए तो आप उस पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो हमारा प्रश्न कैसे है, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपया है तो पहले कीमत कितना है P1। तो P1 है हमारी 10 रुपये। अब 10 रुपये से घटकर वो कीमत कितनी रह जाती है, वो रह जाती है हमारे P2 हो गया हमारा इसमें 9 रुपया। ठीक, अब हम देखें जिसके फलस्वरूप उसकी मांग 100 से घटकर 110 हो, 100 से बढ़कर 110 हो गई। तो मांग यानी कि हमारी क्वांटिटी Q1 है हमारी 100 इकाई है और Q2 हो गया हमारा 110। अब मांग की लोच हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमारे पास मांग की लोच में कुछ टर्म लगते हैं, उनको निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए इसमें डेल पी। तो डेल पी को हम दिखाते हैं इस तरीके से। डेल पी का मतलब होता है इन दोनों में कितने का गैप है। अगर ये 10 है तो ये 9 है, इनमें गैप कितने का है, 1 का। तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस 9 बराबर 1। यानी डेल पी कितना आ गया, 1। यानी कि डेल पी का जो गैप है वो 1 का है। अब देख लेते हैं इसी तरीके से हमारा डेल क्यू। डेल क्यू हो गया हमारा इन दोनों का गैप। Q1 100 है और Q2 10 है, 110। तो दोनों का गैप हो गया हमारा 10। अब हमें निकालना है मांग की लोच। तो हमारी मांग की लोच के लिए एक फॉर्मूला होता है ईडी। ईडी होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा मांग में है प्रतिशत परिवर्तन, तो इसे कैसे निकालते हैं। जो हमारा परिवर्तन होता है मांग कितनी है हमारी, ये है। किस तरीके से, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल क्यू बटे Q1 गुणा 100 बटे डेल पी बटे P1 गुणा 100। तो 100 से तो हमारा 100 कट गया। आगे डेल क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है। तो 10 बटे Q1 है हमारा 100। ठीक है, अब आगे हम रखेंगे इसमें डेल पी की वैल्यू। और डेल पी हमारा कितना है, डेल पी हमारा यहाँ पर 1 आया था। तो बटे 1 और इसके बटे में P1 कितना हमारा 10। आगे देखते हैं इसमें करना क्या है, यहाँ से नीचे की जो गुणा है वो बाहर की जाती है और ये वाली गुणा अंदर। तो 10 की गुणा ऊपर जाएगी हमारी 10 के पास। 10 गुणा 10 बटे 100 एकम 100 हो जाएगा ये। तो हो गया हमारा 100 बटे 100। यानी कि 100 से 100 कटा हमारा एक बार। तो ईडी बराबर क्या हो गया, ईडी आ गया हमारा 1। ये हो गई हमारी इसकी मांग की लोच। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन लग रहा है कि सर इसमें कहीं कहीं माइनस होता है, तो माइनस आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, पेपर में आप लगा दो, अच्छी बात है। अब ये माइनस आया कहाँ से, क्योंकि अब आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो मांग के लोच में होता क्या है कि अगर कीमत बदलती है तो उसके अपोजिट साइड में मांग बदलती है। जैसे अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो लोग उसे कम खरीदते हैं, तो नेगेटिव रिलेशन है।
तो इसीलिए मांग की लोच की वैल्यू हमेशा माइनस में दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिनको आता है वो अपने रफ में इतनी देर करके अपना आंसर वीडियो रोक के रफ में सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि उनका सही है या कहाँ उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। इस सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से देख लीजिए। तो क्या है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर, यानी पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 5 रुपये, तो P1 हो गया 5 रुपया। फिर उपभोक्ता उस वस्तु की 20, यहाँ 20 है, 20 इकाई खरीदता है। कितनी है, 20 इकाई, यानी कि Q1 हो गया हमारा 20। यानी कि जब कीमत उसकी 5 रुपये थी तब उपभोक्ता उसके 20 इकाई खरीद रहा था। अब जब वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो गई, कितना हो गया, 7 रुपया, यानी कि P2 हो गया हमारा 7 रुपया, तब वह 12 इकाई खरीदता है, यानी कि Q2 बराबर हो गया हमारा 12। अब कह रहा है कि इस स्थिति में इसकी मांग की लोच की गणना कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई ईडी बताओ ये चीज कितना है। ठीक, तो ईडी का हमारा फॉर्मूला होता है ईडी बराबर, अब याद हो गया होगा आपको, तो माइनस डेल क्यू बटे, माइनस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया कि हम माइनस क्यों लगाते हैं। तो डेल क्यू बटे Q1 बटे डेल पी बटे पी, यहाँ भी गुणा 100 रहता है और यहाँ भी गुणा 100 रहता है, 100 से 100 कट गया तो ऊपर। अब हम अभी हमें डेल क्यू निकालना है, तो डेल क्यू हमारा कितना आया, डेल क्यू क्या होता है, इन दोनों का गैप होता है। देखो दोनों में 8 का अंतर है, कितना है, ये 12 है ये 20 है, तो 8 का गैप है, तो डेल क्यू हो गया हमारा 8। ऐसे ही हमारा डेल पी होगा, तो डेल पी क्या होगा, इन दोनों की कीमत का डिफरेंस होगा, ये 5 है ये 7 है, तो डेल पी हो गया हमारा 2। अब बाकी नॉर्मली हम यहाँ पे ये वैल्यू रख लेंगे, तो माइनस का डेल क्यू का वैल्यू हो गया 8 बटे Q1 कितने से बढ़ा, ये 20 से, तो 20 आ गया हमारा नीचे, डेल पी हो गया हमारा 2 बटे P1, तो P1 कितना हमारा 5। अब क्या करना है, ये बाहर की गुणा ऊपर आ जाएगी और अंदर की गुणा नीचे रहेगी, तो हमारा कितना बना, ये बना 8 गुणा 5 बटे 20 गुणा 2, यानी कि 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40, यानी कि यहाँ भी जो हमारी मांग की कीमत की लोच है वो कितनी आई हमारी, ईडी बराबर आ गया माइनस का 1। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि हर बार आंसर से हमारा सवाल कुछ ऐसा था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अलग मिलेगा, बहुत ज्यादा ऊपर। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग की कीमत की लोच, यानी कि अब का उसने कीमत की लोच दे दिया, मांग की कीमत की लोच, यानी कि उसने ईडी दे दिया, जो कि हर बार वो पूछता था, तो ईडी हो गया माइनस का 0.2। ठीक, और कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, यानी कि कीमत परिवर्तन होगी वो भी प्रतिशत में। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसने इसको डायरेक्ट दे दिया, कितना आया वो हमारा 5%। अब कह रहा है तो बताओ कि वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सीधी सी बात है, अगर कीमत किसी चीज की बढ़ेगी तो उसके अपोजिट में क्या होगा, लोग कम खरीदेगा उस चीज के लिए। अब कम खरीदेगा तो उसमें कमी आएगी, तो हुआ तो परिवर्तन। अब कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी क्या, मांग में प्रतिशत परिवर्तन,
मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो कितने का है ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है तो हम फॉर्मूला लगा के यहाँ से सवाल करते हैं। तो ईडी बराबर क्या होता है माइनस का डेल क्यू बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईडी का वैल्यू कितना हो गया हमारा, इसमें माइनस लगा सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि वहाँ फॉर्मूला कैसा था, वो फॉर्मूला यही था मांग में प्रतिशत। मैंने पहले वाले सवाल में बता दिया था, यहाँ पर Q1 Q2 नहीं दिया तो हम उस फॉर्म में नहीं रखेंगे। इसने पूछा भी है और सवाल दिया भी उसी फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसी फॉर्म में रखेंगे सवाल के लिए। तो ईडी का वैल्यू हो गया हमारा माइनस का 0.2 हो गया बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन तो पूछा है वस्तु की मांग में, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 5% का। प्रतिशत नहीं लगाएंगे और लगा भी दो तो ऊपर वाला कट जाएगा उससे, ठीक है। अब हमसे इसे पूछा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज बटे में होती है तो वो यहाँ पर इसमें गुणा में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी गुणा में आ जाती है। 5 का यहाँ गुणा करेंगे 0.2 गुणा 5 मांग में प्रतिशत परिवर्तन। 5 दूनी हो गया हमारा 10, ठीक है। अब जब ये हमारा 10 हो जाता है, पाँच दूनी 10, हमें क्या मालूम है कि पॉइंट यहाँ पर हमारा पीछे से एक अंक है, तो हम पॉइंट अपना यहाँ लगा लेंगे और ये माइनस यहाँ, तो यही आ गया हमारा आंसर आया। मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मांग में प्रतिशत परिवर्तन 1 का हो गया। यानी कि जहां लोग 100 चीजें खरीद रहे थे अब वहां 1 कम खरीदेंगे, इसका मतलब अब वहां लोग 99 चीज खरीदेंगे। अब ये तो हो गया देखो हमारे मांग और लोच से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके और क्वेश्चन ले आऊँगा आपके लिए। अब चलते हैं हम मांग और पूर्ति वक्र वाले सवालों की तरफ। तो 2 क्वेश्चन उसके हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका फंस जाएगा नहीं कोई भी, और इसी में हो जाएगा। एक वीडियो हम उस पर बना लेंगे कि राष्ट्रीय आय किस तरीके से निकाली जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की मांग तथा पूर्ति वक्र यानी कि QD, डी मतलब हमारी डिमांड, तो हमारा जो मांग है जरूरत है मार्केट से उसका वक्र ये रहा हमारा, और QS का वक्र ये रहा। अब ऐसे सवालों में वो 2 चीजें पूछता है, तब ज्ञात कीजिए संतुलन कीमत की स्थिति में वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन होगा। यानी कि Q बराबर पूछा है कि कितनी वस्तु की मात्रा होगी और वस्तु की कीमत भी क्या होगी। हमारे पास 2 सवाल हैं, एक वस्तु की मात्रा का और दूसरी वस्तु की कीमत का। तो अब हमको पता है कि जब मार्केट संतुलन होता है, संतुलन का मतलब क्या होता है कि जितना माल बनेगा या जितनी मांग होगी उतना ही बनेगा और उतना पूरा बिक जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, हमारे इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इसमें हमारा जो हमारा QD है ये QS के बराबर हो जाएगा। यानी कि जितनी मार्केट में डिमांड है
उतनी ही मार्केट उसे सप्लाई कर रहा है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्यू डी का वैल्यू जो हमारा उसे इधर रख लेंगे 700 माइनस का पी बराबर, और क्यू एस का वैल्यू हमारा 500 प्लस का 3p। अच्छा, अगर आपने देखो 8वीं तक का भी गणित पढ़ रखा है ना, तो आपको ये समझ में आता होगा कि जो हमारा 500 है ये इधर हमारा प्लस का है, तो यहाँ आके 500 हो जाएगा हमारा माइनस का, और p हमारा यहाँ माइनस का है, ये हो जाएगा हमारा इधर प्लस का। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 700 माइनस का 500। अच्छा, ये माइनस का p है, इधर आके होगा हमारा प्लस का p, और ये होगा हमारा 3p। 700 में से 500 गया तो ये हो गया हमारा 200, और ये हो गया हमारा 4p, क्योंकि 3p और 1p 4p हो गया, और 4 गया यहाँ से बटे में, क्योंकि यहाँ बीच में इनमें गुणा होता है, और गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, और भाग का मतलब हम उसको बटे में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा p, यानी कि p बराबर कितना आया 50, क्योंकि 50 चौका 200 होता है। यानी कि जो हमारी वस्तु की जो कीमत है, मार्केट संतुलन होने पर वस्तु की कीमत कितनी आई 50 रुपया, 50 रुपये। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये आ गया, फिर कह रहा है कि कितनी वस्तु की मात्रा का उत्पादन होगा, उत्पादन कितना होगा जितने का सप्लाई किया गया है उसका। ठीक है, तो सप्लाई भाई इतने का सप्लाई हुआ है तो यही उत्पादन होगा। तो उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा Q बराबर, क्योंकि क्वांटिटी होती है वो, इसमें P का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो 500 प्लस का 3p, P की जगह कितना रखेंगे हम लोग 50 रखेंगे। ठीक है, आगे ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस का 50 दिया 150, तो 500 और 150 ये हो गया हमारा 650, यानी कि 650 जो हमारी इकाई होंगी वो हमारी तैयार होंगी मार्केट में बिकने के लिए। तो देख लिया होगा आपने कि संतुलन कीमत कैसे निकालते हैं और वस्तु की मात्रा हम कैसे निकालते हैं। चलते हैं एक और सवाल की तरफ, और उस सवाल के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस सवाल को हल कर लो और इसका आंसर निकाल के रख लो, और इतनी देर में अलग हट जाता हूँ ताकि आप ये देख सकें सवाल आपसे आया कि नहीं आया, और उसके बाद में फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कहाँ गड़बड़ था। ठीक, अब देखो जिन्होंने भी कर लिया होगा अच्छी बात है, वो ये सब वीडियो रोक के अपना हल करके देख सकते थे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर परेशानी रहेगी। तो उसमें देखते हैं क्या है, नमक की मांग और पूर्ति वक्र, यानी कि क्यूडी और क्यूएस दे रखा है, संतुलन कीमत पूछ रहा है और वस्तु की मात्रा पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितनी इसकी संतुलन कीमत है और कितनी इसकी मात्रा है। इसमें इसका एक दूसरा पार्ट है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले एक को देखते हैं। तो हल के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से। हल ए क्वेश्चन का, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो क्यू डी है ये हमारे क्यू एस के बराबर होगा, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा 1000 माइनस पी बराबर 700 प्लस का 2p। तो पहले की तरह 700 प्लस का यहाँ के माइनस का, और p माइनस का यहाँ के प्लस का, यानी कि 1000 माइनस के 700 बराबर p प्लस 2p। ये बचेगा हमारा 300 बराबर 3p, यानी कि p यहाँ गुणा में है तो यहाँ के हमारा बटे में हो जाएगा। तो p बराबर हुआ हमारा 300 बटे 3, यानी कि जो कीमत है वो आ गई हमारी 100 रुपये की। यानी कि अगर मार्केट संतुलन में रहता है तो हमारा उस समय कीमत होगा 100 रुपये का। अच्छा, कितनी वस्तु की उत्पादन होगा, तो वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा,
यानी कि वस्तु की वह मात्रा जो 100 रुपये पर बिकने के लिए तैयार है। तो कोई सा भी एक उठा लो, किसी में भी रख लो। तो QS बराबर 700 प्लस का 2 गुणा P, और P का वैल्यू हुआ हमारा 100 रुपये। 700 प्लस का 200, ये हो गया हमारा 900 रुपया, सॉरी 900 इकाई। यानी कि 100 रुपये की कीमत पर 900 इकाई तैयार थी बिकने के लिए। अब देखते हैं हमारा आगे, यदि नमक की बिक्री पर 3 रुपये प्रति इकाई कर लगा दें, मतलब बढ़ा दें, यानी कि नमक जो है वो महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? 3 रुपये प्रति इकाई महंगा हो गया। और महंगे होने से क्या होगा, इसकी वस्तु की जो कीमत होगी वो क्या होगी, वस्तु कीमत महंगी हो जाएगी और वस्तु जो माल है लोग उसे कम खरीदेंगे। तो मात्रा क्या होगी, अभी हमारी यहाँ 900 इकाई आएगी, फिर हमारी इकाई और कम आएगी। तो अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। अगर ये 3 रुपये प्रति इकाई बढ़ेगा तो हमारी कोई चीज़ यहाँ पर 100 रुपये की तैयार हो रही थी, यानी कि प्रति इकाई कीमत कितनी है, P है। तो P में कितना महंगा हो जाएगा, 3 रुपया। तो P में 3 जुड़ जाएगा। अब देखते हैं आगे B पार्ट। पुनः संतुलन की स्थिति में अब क्या हो जाएगा, हमारा ये महंगा हो जाएगा, यानी P में 3 रुपया और बढ़ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1000 माइनस P प्लस के 3, क्योंकि हम P को महंगा कर रहे हैं 3 रुपया प्रति इकाई, बराबर 700 प्लस 2 कोष्टक में P प्लस 3। तो 700 माइनस P और माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बाकी 700 का 700 और प्लस का 2 का बना हमारा 2P, और 3 दूनी हो गया हमारा 6, प्लस का हो गया इधर 6। अब 700 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 6 भी इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि 1000 माइनस 3 माइनस 700 और माइनस का 6 बराबर, यहाँ 2P पहले से है, 1P और आ जाएगा जो कि हमारा प्लस का P हो जाएगा। अब देखते हैं, 1000 में से 700 गया तो 300 बचा, और 300 में से 6 और 3 9, माइनस का 9 जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 3P। तो घटकर बचा 291 बराबर 3, घटकर बचा हमारा 3P। इससे आगे देखते हैं, कैसे करेंगे। वहां से 291 बराबर 3P। अब P आ जाएगा यहाँ बटे में, सॉरी 3 आ जाएगा, तो 291 बटे 3 हो गया बराबर P। बटे का मतलब भाग होता है, यानी कि 291 में 3 से अगर हम भाग करते हैं तो 3 नीम 27, 2 बचा, और यहाँ कितना हो गया 21, तो 3 सत्ते 21, यानी P कितना आ गया, P आ गया हमारा 97 रुपये। आगे अगर P बराबर 97 हो गया तो हमारी मात्रा कितनी होगी, यानी QS 700 प्लस के 2 गुणा P, और P का वैल्यू हो गया हमारा 97। तो 700 प्लस के 7 दूनी 14 का 4, 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो 894 हो गया। कितनी इकाई आ गई, 894 इकाई। ठीक, अब यहाँ हमें क्या समझ में आया, जो हमारा पीछे था, पीछे कितना था हमारा, इसमें 100 रुपये तो वहाँ कीमत था और 900 रुपये हमारी मात्रा थी, 900। अब
हमारी क्या हुई, कीमत हमारी बढ़ गई। यानी कि 100 रुपये अगर प्रति इकाई पे कीमत बढ़ जाएगी तो वहाँ वो महंगा हो जाएगा। अब महंगा होगा तो माल कम तैयार होगा, तो माल हमारा बना 894 इकाई। तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट छोड़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो और ले आऊँगा, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अगर ये 3 रुपये प्रति इकाई कर लगा है तो कीमत तो बढ़ेगा। देखो कीमत बढ़ेगा, वो बात सही है, हमने कीमत बढ़ाया भी था वहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये प्राइस बढ़ा पी +3, सॉल्व करने पर हमारा जो बिकने वाला प्राइस है वो घट गया, इस वजह से माल हमारा कम बना। तो ठीक है, मिलते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होम साइंस के जो न्यूमेरिकल हैं उस पर आने वाली है। तो बाकी एक क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट सवाल थे